नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम क्लास 9th का एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। किसकी बात करेंगे? उस व्यक्ति के बारे में जिसने कहा था इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एजुकेशन। पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है इमेजिनेशन। सोचने को सच कर देना वो ज़्यादा ज़रूरी है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था। आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे काफ़ी शॉर्ट में। महान लोगों के लिए जितनी बात की जाए ना वो कम है, तो बहुत ही संक्षेप में इनके जीवन की जो लीला है, इनका जो जीवन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जीवन की शुरुआत हुई थी 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म नाम के शहर में। इसको उल्म या अल्म पढ़ सकते हो, जर्मनी में था। यहाँ पर ये पैदा हुए थे। इसके बाद इनका जो बचपन था, किसी को नहीं पता था कि ये जो बंदा है, जो व्यक्ति है, ये उतना उठेगा। एक फेमस सा कोट है, आप कह सकते हो कि एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा। एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा। आँख हैरा है कि क्या शख्स ज़माने से उठा। ऐसा कुछ आप इमेजिन कर सकते हो इनके बारे में। यार, किसी को नहीं पता था कि वो लड़का जब पैदा हुआ तो एक दिन उसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। और इसके कई सालों बाद 1879 में जिस बच्चे का जन्म हुआ, 2021 में एक इंग्लिश का टीचर इन पे वीडियो बना रहा होगा। इनका बचपन बहुत अजीब था। अजीब मतलब सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल की उम्र हुई। अब सिर्फ मतलब क्या, 2.5 साल की उम्र में यार बोलना आ जाता है। आपको भी आ गया था, मुझे भी आ गया था। इनको भाई साहब 2.5 साल की उम्र में बोलना नहीं आया। जब बोलना आया तो ये एक शब्द को दो बार बोलते थे। जैसे मैंने अभी बोला ना, हर शब्द को अटक अटक के बोलते थे। पानी दे दो, ये खाना है। तो ऐसे 2.5 साल की उम्र में बच्चे बोल रहे होते हैं। ये भाई साहब डबल कर रहे हैं। आई वाना वाटर ऐसा कुछ करते होंगे। जैसे हम पानी मांग लेते हैं ना सीधा बचपन में, मम्मम, तो वहाँ वाट लगी। 2.5 साल की उम्र, बोलना नहीं आ रहा, बोलना आया तो अटक रहे हैं। सब ने हाथ जोड़ लिए, भाई साहब ये बड़ा गलत बच्चा पैदा हो गया घर में। जाने क्या होगा, भगवान जाने। इसका बहुत ख़राब हालत थी, इतनी ख़राब हालत थी। और दिमाग भाई साहब मैकेनिक्स वाला। ये जो सुंदर पिचाई वाली हालत थी, सुंदर पिचाई, या आपने 3 इडियट्स का आमिर खान देखा होगा। भाई साहब मशीन ही दिमाग है, हर जगह मशीन। इनकी बहन पैदा हुई, बहन का नाम था माजा। भाई साहब कह रहे बहन बड़ी प्यारी है, पहिए कहाँ हैं इसके? वो मशीन की नज़र से देख रहे हैं। वो बहन को मशीन की तरह देख के उसके पहिए ढूंढना चाह रहे हैं। उनको लगता है पहिए होंगे। एक खिलौने की तरह उनकी नज़रें थी जब वो अपनी बहन को देख रहे थे। ये इनकी सोच। इतना ही नहीं, इनके जो साथ के थे, इनको नहीं समझ में आता था मैं अपने साथ के बच्चों के साथ क्या करूँ, कैसे बिहेव करूँ, क्या एंजॉय करूँ, कैसे टाइम पास करूँ। साथ के जो लड़के थे, बच्चे थे, बच्चियाँ थी, जो भी फ्रेंड्स थे, किसी को इंटरेस्ट नहीं आया। लोगों ने भाई का नाम रख दिया ब्रदर बोरिंग। हे ब्रदर बोरिंग, है ना। मतलब उसको इतना पकाऊ समझते थे कि क्या इसके साथ बैठो यार, ना इसको जोक समझ में आते हैं, ना हमारे लेवल की बात समझ में आती है। यार बचपन में जो बातें होना चाहिए मस्ती की, वो है नहीं। खाने का शौक खास है नहीं। शौक का है मशीनों का। वो अलग ही भाग रहे हैं सारे बच्चे, और ये जनाब अलग ही भाग रहे हैं। तो लोगों ने ब्रदर बोरिंग ऐसे करते ना, चढ़ाते हैं, वो चढ़ाना शुरू कर दिया। ये हालत थी। इनके एक हेडमास्टर ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आइंस्टीन किसी भी फील्ड में चले जाए, वो जहां भी जाएगा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। भाई साहब बर्बाद ही होना है। ठीक है, तो सोचो, हेडमास्टर ने कह दिया ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, कुछ भी कर ले ये बर्बाद है, ये एकदम नालायक है, झंडू बाम है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सब कह दिया गया। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन के लिए कहा गया था ना, सेम आइंस्टीन के लिए बचपन में कह दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? 6 साल की उम्र में इनकी माँ चाहती थी कि मेरा बेटे की ज़िंदगी में म्यूज़िक आए। साइंस वालों की ज़िंदगी में आप देखोगे कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में म्यूज़िक भी था। जैसे इंडिया के हमारे कलाम साहब, उनकी ज़िंदगी में था वीणा बजाते थे। आइंस्टीन की भी ज़िंदगी में था, इनकी ज़िंदगी में था वायलिन। तो ये एक एमेचर वायलिनिस्ट है। एमेचर का मतलब होता है जब आप कुछ काम शौक के लिए करते हो, उससे आपको कमाना नहीं है, और आप कुछ प्रोफेशनल नहीं हो, बस आप शौक के लिए करते हो। जैसे बहुत लोग शौक के लिए पेंटिंग बनाते हैं, शौक के लिए आजकल पोइट्री बहुत फेमस हो गई है। एमेचर, तो ये एमेचर वायलिनिस्ट थे। जिंदगी भर ये जो 6 साल की उम्र में एक शौक पला था ना माँ की कृपा से, वो जिंदगी भर रहा। जो इनकी माँ ने कहा था कि तुम बनो, तो जिंदगी भर ये रहा। भाई साहब वायलिनिस्ट बने। इसके बाद ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करते थे।
देखो सिर्फ जब ये 15 महीने के थे, इनकी फैमिली इस शहर से उनसे ये शिफ्ट हो गई थी म्यूनिक में। म्यूनिक एक शहर था जहाँ पर ये जनाब रहते थे। जब तक ये माँ बाप के साथ म्यूनिक में रहे और पढ़ाई की, भाई साहब ही वॉज अ टॉपर, सारे सब्जेक्ट में टॉप करते थे। पर धीरे धीरे इनको एहसास हुआ। अब मैं आपको इसके बारे में अच्छा बता पाऊंगा क्योंकि एक चैप्टर है जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, जो क्लास 10th NCERT में आप पढ़ोगे, ठीक है। और क्लास 12th MP बोर्ड में होता था वो पिछले साल तक। तो उसमें से मैंने कहानी पढ़ी है, मैं आपको बताता हूँ म्यूनिक की। आपकी किताब में लिखी हुई नहीं है, ठीक है, आपकी बुक में नहीं है, पर मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। म्यूनिक में क्या हुआ था, जब तक माँ बाप के साथ थे ये खुश थे। माँ बाप इनके चले गए, मतलब वो चले गए थे दूसरे शहर में। अब पंगा ये हुआ, जैसे ही माँ बाप का साथ छूटा, इनका पढ़ाई में मन लगे नहीं, क्योंकि इनको छोड़ दिया था रिश्तेदारों के भरोसे और इनको कम बजट की वजह से एक बहुत ही वाहियात जगह पे रहना पड़ता था। सबसे जो गरीब झोपड़ी है वहाँ इनका मन लगे नहीं। स्कूल में ये जब मैच्योर हो गए धीरे धीरे, तो जिन सब्जेक्ट्स में ये टॉप करते थे, इनको समझ में आने लगा यार ये सब्जेक्ट तो मेरे काम का ही नहीं है। मैं क्यों हिस्ट्री को रट रहा हूँ, मैं क्यों वो पढ़ रहा हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है। पैशन कहाँ है? मैथ्स में, साइंस में, फिजिक्स में। पढ़ना क्या पढ़ रहा है? हिस्ट्री, फैक्ट्स, फिगर्स, डेट्स। नहीं आ रहा मज़ा। इनका पंगा चलता रहा और फाइनली एक लंबी सी जर्नी थी। झूठ बोलना था, नकली सर्टिफिकेट बनाना था, डांट खानी थी। फाइनली ये उस स्कूल से, म्यूनिक के उस स्कूल से निकल पाए। इनके एक टीचर थे मिस्टर कॉच, मैथमेटिक्स के टीचर, बहुत अच्छे थे। उन्होंने लिख के दे दिया कि हम जो आइंस्टीन ने इतना मैथ्स पढ़ लिया है कि हमारा स्कूल उन्हें मैथ्स में कुछ नहीं सिखा सकता। कुछ दिनों बाद तो वो मुझे, मिस्टर कॉच को, मैथ्स के टीचर को मैथ्स पढ़ाना शुरू कर देगा। तो इतनी तारीफ हो गई और इनको फाइनली म्यूनिक से ज्यूरिक जाने का मौका मिला। ज्यूरिक थोड़ी सी ज़्यादा लिबरल सिटी थी, थोड़ी ज़्यादा ही, मतलब ओपन माइंडेड थे। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ ये गए, स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ भी जर्मन बोली जाती थी, तो भाषा का पंगा था नहीं, जर्मन यहाँ भी जर्मन वहाँ भी। बट वो स्विट्ज़रलैंड था, लिबरल विचारों का था, खुले दिमाग का था। और इनका सफ़र म्यूनिक से ज्यूरिक की तरफ पड़ा। अब बात करते हैं ज्यूरिक में क्या हुआ। तो दोस्तों, म्यूनिक से ज्यूरिक का जो इनका सफ़र था उसने ज़िंदगी में कई बदलाव लाए। देखो इनका दिमाग समझना, वो मैथ्स और साइंस से तो पहले भी भरा हुआ था। अब बारी थी दिल की। दिल में एक परिवर्तन आया और इनकी ज़िंदगी में दस्तक दी पहली बार प्यार ने। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इनको कैरेक्टर मिला, एक लड़की जो कि सर्बिया की थी। सर्बिया एक कंट्री है यूरोप में। लड़की का नाम था मिलेवा मैरिक। इसको ये बोलते थे क्लेवर क्रिएचर। इनकी तरह ही शानी, इनकी तरह ही किताबी, इनकी तरह ही बुद्धिजीवी, बहुत दिमाग वाली, ठीक है। और ख़ास बात ये थी कि देखो ये यहाँ पे आई थी क्योंकि और जगह पे उतनी फ्रीडम नहीं थी। तो जर्मनी में आप देखोगे उस समय उतनी फ्रीडम नहीं थी लड़कियों के लिए। आज भी उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। लड़के हम चाहें तो 12 बजे पार्टी कर सकते हैं, आ सकते हैं, लड़की के लिए मुश्किल है। उस समय बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ थी जो औरतों को, लड़कियों को पढ़ाती थी, डिग्रीज देती थी, जिनमें से एक यूनिवर्सिटी जो कि थी ज्यूरिक में। तो ये लड़की इनको यहाँ मिली। आइंस्टीन को इनमें इसलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि ये दोनों ही जो बाकी के फिलिस्टाइंस हैं उनसे अलग थे। फिलिस्टाइंस का मतलब ऐसे लोग जो आर्ट से नफरत करते हैं। साइंस के कॉलेज में फिजिक्स पढ़ते हुए बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनको आर्ट में भी इंटरेस्ट हो। जैसे कलाम साहब को था ना, जी हाँ, उसी तरीके से इन दोनों को भी था। एक ये बॉन्ड हो गया। तो जब ये आपस में लेटर्स लिखते थे ना, तो वो बातें नहीं होती थी बाबू, मेरे शोना बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। इनकी बातें क्या होती थी? आइंस्टीन कहते थे हम दोनों जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे रिसर्च करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। मतलब इनके जो लेटर्स हैं, बेसिकली जो लव लेटर्स हैं, वहाँ लव नहीं है, वहाँ पैशन है, वहाँ सक्सेस है, वहाँ रिसर्च है। अब आप सोचो, अभी जब मैं आगे बताऊंगा तो बताऊंगा, अभी आप अपने मन में सोच लो, क्या लगता है स्टोरी बड़ी होगी, जोड़ी चली होगी, या ये एक फेलियर होगा? एक ऐसी जोड़ी जहां दोनों लोग बुद्धिजीवी हैं, पैशनेट हैं, क्या वो लव स्टोरी चली होगी या बर्बाद हुई होगी? कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं ईयर 1900। जन्म कब हुआ था? 1879। 21 साल की उम्र, भाई साहब ग्रेजुएट बट अनएम्प्लॉयड। जो अभी होता है ना, भाई साहब पढ़ाई तो कर ली साहब, नौकरी नहीं है। इनका भी ये हाल था, प्यार चल रहा है, नौकरी नहीं है। नौकरी कहाँ मिली? नौकरी मिली 2 साल की बेरोजगारी के बाद। ये एक एक्सपर्ट बने
पेटेंट ऑफिस में। यार पेटेंट ऑफिस, पेटेंट आप सबको पता होगा, जब एक आदमी रिसर्च करता है, अपनी रातें जाग कर, रातें काली करके जब कुछ बनाता है, कोई और उसको न चुरा ले, उसके लिए पेटेंट किया जाता है। जैसे जब एडिसन ने बल्ब बनाया था तो उसको पेटेंट किया था कि बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया। अगर किसी और को बनाना है तो उसकी कुछ रॉयल्टी पे होगी। किसी ने जब पहली बार मोबाइल फ़ोन बनाया, शायद उसको पेटेंट किया होगा। प्लेन का भी पेटेंट है। ऐसे काफ़ी चीज़ों का पेटेंट होता है। होता क्या है, वहाँ काम ये नहीं होता कि आपको रिसर्च करना है, आपको बस ये ध्यान देना है कि भाई किसने क्या रिसर्च किया, उसका रिसर्च पेपर मैच करो उसकी इन्वेंशन से, ठीक है, और अगर वो सही है तो आप उसको पेटेंट दिलवा दोगे। ये काम अच्छा नहीं था, बोरिंग था। ये भाई साहब को भी बोरिंग लगा। पर आइंस्टीन इस काम में मजे नहीं ले रहे थे, वो खोए हुए थे अपने आइडिया में। उनको मेन मोटिव था पैसा। अगर पैसा मिल रहा है, आपके पास पेट भरा हुआ है, आप दिमाग चला सकते हो। आपके पास रोजगार नहीं है तो आप कैसे दिमाग चलाओगे। तो ये भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पर ये चुपचाप अपने आइडिया को डेवलप करते गए। इनका आइडिया था द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप सबने पढ़ा होगा। तो ये भाई साहब क्या करते थे, मजाक में जो इनका ड्रॉवर था ना, देखो ऑफिस में ड्रॉवर तो मिलता है, उस ड्रॉवर को पता है क्या नाम देके रखा था? ड्रॉवर को नाम दिया था ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। जो फिजिक्स होती है, थ्योरेटिकल फिजिक्स, जहां हम थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ऐसा कुछ, उसका ब्यूरो बोल दिया। सोच रहे हो, ड्रॉवर को ब्यूरो बोल दिया। ऐसा भी कोई करता है? ये करते हैं एम्बिशियस लोग, जिस दुनिया को बदल देना चाहते हैं। और ऐसा ही हुआ 1905। इस दुनिया के इतिहास में, साइंस के इतिहास में एक सुनहरा दिन। इस दुनिया को पता चला द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। क्या है ये, मैं समझाता हूं। हालांकि मैं एक साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, आप अपने साइंस वाले टीचर से ज़रूर पूछिएगा, जो भी आपका साइंस का टीचर हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं बताने की। इन्होंने ये कहा कि मान लो दो घड़ियां हैं और एक घड़ी जो है वो थोड़ी सी तेज़ चल रही है, तो चांसेस ये हैं कि वो सेम टाइम नहीं बताएगा। मतलब इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किया कैसे कि भाई, एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि मान लो आपको मैं 2 घंटे बिठाऊं, एक तरफ एक अच्छी सी, ये इनके वर्ड से मेरे नहीं है, एक अच्छी सी आप अच्छा बात करने वाली लड़की के पास में बैठे हो, दूसरी तरफ आप एक गर्म तवे पे बैठे हो, आपको 2 घंटे बैठना है। कौन सा समय अच्छा कटेगा? सीधी सी बात है, पहला वाला। आपको लगेगा अरे यार टाइम बहुत जल्दी निकल गया। और आप गर्म तवे पे बैठे हो, कैसा लगेगा? अरे भाई टाइम कब निकलेगा, 2 मिनट 2 घंटे की तरह लगेंगे। और पहले वाले केस में 2 घंटे 2 मिनट की तरह लगेंगे। तो ये थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि टाइम का गुजरना ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि भाई टाइम गुजर कैसे रहा है कि ना, हाँ ये 1 घंटा, ये 2 घंटे, नहीं, वो तो खाली मेजरमेंट है। हम कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर कितने एटम्स उसमें जा रहे हैं, कितनी एनर्जी उसमें जा रही है, ये मैटर करती है। इसी से एक फॉर्मूला निकल के आया जो आप सब ने पढ़ा होगा, E = mc²। क्या फॉर्मूला था, दुनिया बदल दी। क्या है ये फॉर्मूला? एनर्जी होती है मास इंटू C का स्क्वायर। ये C का स्क्वायर है। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि जब वैक्यूम हो, वैक्यूम का मतलब होता है हवा की एब्सेंस। जब बिल्कुल भी हवा नहीं होगी, सिर्फ वैक्यूम होगा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक स्टील का ग्लास लीजिएगा और स्टील का ग्लास अगर अपने चीक पे आप ऐसे रखोगे तो वो कुछ देर बाद चिपक जाता है, क्योंकि अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, हवा नहीं होती। तो वो जो वैक्यूम के जब वैक्यूम होगा तब जो लाइट की स्पीड होगी वो होने वाली है 30000 यानी 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के स्क्वायर का इंटू अगर आप करते हो मास में तो आंसर आता है एनर्जी। तो ये हुआ था कब? 1905 में। पर क्या साइंस की सफलता के साथ जिंदगी में सफलता मिली, प्राइवेट लाइफ में सफलता मिली? जी नहीं। समझते हैं कैसे। अब एक तरफ तो भाई साहब आइंस्टीन दिमाग लगा रहे थे, कहाँ? अपने काम पर। दूसरी तरफ भाई साहब शादी करने का भी मन था। इनका तो मन था पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर लो, पर नौकरी नहीं थी, तो भाई साहब 2 साल नौकरी में लग गए। नौकरी मिला तो सोचा मॉम को बोलेंगे, मॉम यार शादी करवा दो मॉम। अब मॉम ने भाई साहब मना कर दिया। समस्या कहती इनकी जो मॉम थी, जिनका नाम था पॉलाइन, ये भाई साहब कह रही थी नहीं, पहली बात जिससे तेरे को शादी करनी मिलेगा वो तेरे से 3 साल बड़ी है। दूसरी बात, तेरी तरह किताबी है भाई साहब, तुम्हारी शादी खराब हो जाएगी, समझ नहीं रहे हो तुम। ये नहीं मान रहे, लेकिन नहीं शादी करूंगा तो मिलेवा से ही करूंगा। वो कह रही नहीं बेटा, तुम्हारे जैसी है, तुम दोनों बर्बाद हो। तुम्हारा दिमाग भी किताब में है, उसका दिमाग भी किताब में है। तुम्हारा भी साइंटिफिक दिमाग, उसका भी साइंटिफिक दिमाग।
ऐसे बैलेंस नहीं होता, दोनों साइंस के पीछे पड़ोगे पर्सनल लाइफ तबाह हो जाएगी। नहीं मान रहे थे ये, स्ट्रगल करते गए करते गए करते गए, फाइनली 1903 में ये भाई साहब मान ही गए और इन्होंने शादी कर ली। बाद में इनके 2 बच्चे हुए। अब इस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि पहले बच्चे हुए थे या शादी हुई थी, पर ये ठीक है। तो शादी हुई, 2 बच्चे थे इनके पास, लेकिन जो माने का था वो सच हुआ, शादी नहीं चली। 1903 में शादी हुई थी, कुल मिला के कितना चली, 16 साल शादी चली। झगड़ा हुआ। झगड़ा क्यों हुआ? मैंने कहा भाई मिलेवा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, उनका मन था बहुत ज़्यादा साइंस में। अब वो हाउसवाइफ बन के बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा ये क्या है यार, ये मैं साइंस पढ़ने के लिए बनी हूँ, मैं रिसर्च करने के लिए बनी हूँ, मैं इस दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी चीज़ें देने को बनी हूँ, मैं घर पे बर्तन मांज रही हूँ, घर पे मैं कपड़े मांज रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ। तो नहीं जमा, इनको इतना दुख हुआ कि इन्होंने डाइवर्स ले लिया। झगड़े वगड़े चलते रहे, 1909 में डाइवर्स लिया। आइंस्टीन का आपको क्या लगता है, कबीर सिंह बन गए होंगे? नहीं भाई साहब, उसी साल एल्सा से शादी कर ली। एल्सा इनकी कजिन है। मैंने आपको बताया था म्यूनिक वाला बात कि म्यूनिक में ये परेशान थे, फिर वो मिस्टर कॉच की हेल्प से स्कूल से निकले, तभी ये एल्सा से मिला करते थे। इनकी कजिन है तो आपस में रिश्तेदार थी। उसी साल इन्होंने शादी कर ली एल्सा से। फिर इनकी ज़िंदगी, अब एल्सा इनके लिए लकी थी। जिस साल एल्सा से शादी हुई 1919 में, यानी पुरानी शादी से नई शादी आए, उस वक्त इनकी ज़िंदगी में एक आया लकी चार्म। द लकी चार्म वॉज कि भाई 1915 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी। इन्होंने सब कैलकुलेशन की थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से, और इन्होंने ये कहा था कि 1919 में एक सूर्य ग्रहण होगा, यानी 4 साल पहले भविष्यवाणी कर दी। तारों की दशा क्या होगी, उनकी रोशनी किस तरीके से आ रही होगी, और सूरज का ग्रेविटेशनल जो पावर है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, उसकी वजह से वो सब कुछ कैसा दिखाई देगा। ये 1915 में कहा था। 1919 में जब इनकी शादी हुई, ये सच हो गया। दोनों चीज़ें कोइंसिडेंटली सच हो गई। तो वाइफ अच्छी मिली, एल्सा बचपन से जानते थे, कजिन थी अपनी, और दूसरा ये भाई साहब ये थ्योरी सही साबित हो गई। तो दुनिया ने क्या कहा इसको, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। भाई साहब एक साइंटिस्ट, फिजिक्स के साइंटिस्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया को दे दी थी। कब? 1905 में। उसके बाद आज सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी, गजब साहब गजब, मज़ा आ गया। इतना अच्छा उन्होंने कह दिया। इतना ही नहीं, फिर काम करते गए करते गए करते गए, 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद तो भाई साहब दुनिया में फेमस होने का सिलसिला जारी रहा। कुछ बहुत बुरा भी हुआ, आगे बताऊंगा। फिलहाल बुराई शुरू हुई 1933। ये वो दुर्भाग्यपूर्ण ईयर था जब जर्मनी में नाज़ीज़ आए। आप सबको पता होगा इस दुनिया में 2 वॉर हुई थी। बहुत दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। 1914 से 1918, जिसको कहा गया था कि ये दुनिया की आखिरी वर्ल्ड वॉर है। वर्ल्ड वॉर 1 में ये कहा गया था कि ये आखिरी है। सबको उम्मीद थी कि इंसानियत सीखेगी और दोबारा से इतने लाखों लोग नहीं मरेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 1939 से 1945 ये वो समय था जब दुनिया की बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी मरी, करीब 7 करोड़ लोग। उस समय दुनिया में इतने ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे और एक बहुत बड़ी आबादी मर गई। उसका कारण कहीं ना कहीं यही था, नाज़ीज़ पावरफुल हो रहे थे, नफ़रत फैल रही थी जीवों के खिलाफ, हिटलर जैसे लोग, हिटलर जैसी सोच फैल रही थी। जर्मनी में जो साइंटिस्ट थे, देखो दुनिया में जर्मनी उस समय बहुत ज़्यादा साइंटिफिक था, आज भी है। आज भी जो हम चीज़ों को मेड इन चाइना कहते हैं ना, वो मेड इन चाइना में काफ़ी सारी चीज़ें मेड इन जर्मन होती है। ठीक है, तो जर्मन बहुत एडवांस थे टेक्नोलॉजी में, आज भी हैं। तो जो साइंटिस्ट थे आइंस्टीन के जैसे, वो बहुत डर रहे थे। उनको लग रहा था कि जर्मनी में फेसिज्म फैल जाएगा। फेसिज्म मसलूनी का दिया हुआ एक टर्म है। इस टर्म का मतलब होता है डिक्टेटरशिप। उनको समझ में आ गया था कि यहाँ डेमोक्रेसी खत्म है, अब तानाशाही आएगी, भाई भाग लो डेमोक्रेसी की तरफ। डेमोक्रेसी उस समय थी यूएस में सबसे फेमस। आज भी आप देखोगे तो हमारे इंडिया के जो सुंदर पिचाई, सत्यम नडेला, ये लोग यूएस ही भागते हैं क्या, जाते हैं भाई सुकून के चक्कर में। तो आइंस्टीन और उनके साथ के बहुत सारे साइंटिस्ट जर्मनी टू यूएस शिफ्ट हो गए और अमेरिकन साइंटिस्ट बन गए। पर खतरे की घंटी इस पूरी दुनिया पे टिक 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 कर रही थी, क्योंकि जो हिटलर के लोग थे, नाज़ीज़ जो थे, वो लोग प्लान कर रहे थे एन एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर फिजन पे काम हो रहा था। ये दुनिया के जो 2 मुल्क थे, यूएस और जर्मनी, ये लोग प्लान कर रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब पे। अब बस रेस थी
पहले किसके हाथों से इस दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब फूटना है? हिस्ट्री आप सब जानते हैं। हुआ क्या, ये जो थे आइंस्टीन, इन्होंने एक लेटर भेजा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। तारीख मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों, आप जब हिस्ट्री को पढ़ोगे आप ये देखोगे कि लोग अक्सर अच्छे काम में देरी कर देते हैं। ठीक, ऐसा यहाँ भी हुआ। 1933 में आए थे नाजीज और अगस्त 1939 में जाके आइंस्टीन ने अपने दोस्तों के प्रेशर के बाद एक लेटर भेजा उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को और कहा, जनाब जर्मनी जो एटम बॉम्ब बनाने वाला है बर्बाद कर देगा। अगर पोर्ट के किसी हिस्से में भी बॉम्ब गिर गया ना तो पोर्ट पूरा तबाह हो जाएगा, आसपास के इलाके तबाह हो जाएंगे। कुछ करो जनाब, कुछ करो। हुआ क्या, अमेरिका ने कुछ किया, पर जो किया उससे दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता, उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने सीक्रेटली एटम बॉम्ब बना दिए। यानी वो जो गांधी जी कहते थे ना, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, आँख के बदले आँख इस दुनिया को अंधा कर देगी। उसका बॉम्ब बंद नहीं करेंगे, भाई साहब ने खुद बॉम्ब बना दिया। और इस दुनिया में वो काम हुआ जो बहुत शर्मनाक, बहुत दर्दनाक है। अमेरिका ने जो चुपचाप बॉम्ब बनाए थे ना सीक्रेटली, वो गिरा दिए 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 जापान के 2 शहरों में या गांव में, हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके बाद तो आप सब जानते हो यार, आइंस्टीन को बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि उन्होंने इस दुनिया के सामने प्रपोजल रख दिया एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का, सब लोग साथ में आओ और एक सरकार बनाओ। पर इस बार पहले वाले लेटर जैसा असर नहीं हुआ। दुनिया बहुत अजीब है। जब लेटर भेजा था कि कुछ करो तो क्या करा, बचाया नहीं, कुछ लोगों की बलि चढ़ा दी गई। और इस बार जब शांति के लिए लेटर भेजा किसी ने ध्यान नहीं दिया। आइंस्टीन ने अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारी पॉलिटिक्स में, इस दुनिया में शांति फैलाने में और इस दुनिया में एक मैसेज देने में कि भाई हथियारों को बंद करो। आज भी इस दुनिया में एक उम्मीद है, कोई दिन ऐसा आएगा जब सारी दुनिया के देश अपने हथियारों को छोड़ देंगे और तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। हम जब तक बंदूकों पे पैसा खर्च कर रहे हैं ना, पढ़ाई पे हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना होना चाहिए। तो ज़रूरत है कि इस दुनिया के सारे मुल्क मिलें, बंदूकों पे नहीं किताबों पे खर्च करें, मशीन गन पे नहीं मशीन्स पे खर्च करें, रोबोट्स पे, इंसानियत पे खर्च करें, ज़मीन नहीं देश और राष्ट्र बनाने पे खर्च करें। तो इसी तरीके के आइंस्टीन के विचार थे और ये विचार अमर हो गए। भौतिक शरीर इनका छूटा 76 की एज में 1955। आज भी वो याद किए जाते हैं एक इंस्पिरेशन के रूप में।